तो कभी एक समय पर जो लखनऊ घराने के थे और जो जयपुर घराने के थे, उनमें कुछ तनातनी किसी बंदिश को लेकर हो गई थी। तो वहाँ से फिर उन्होंने बोला था कि वो तो चलते चलते गाड़ी रुकवा देते थे और घंटों पेड़ को देख रहे हैं कि ये पेड़ में क्या मूवमेंट हो रहा है। उनके पिताजी जब वाजिद अली शाह के दरबार में जाते थे, अच्छा, तो वो बोलते थे कि नहीं, बिरजू को लेकर हम अगर अपना हाथ इस तरह उठा रहे हैं तो ये उठ रहा है ना, अगर तो कितना ऊपर उठना चाहिए, और ये नीचे आ रहा है तो पहले कोहनी नीचे आ रही है या कोहनी बाहर जा रही है। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। और लखनऊ घराने में एक सिमेट्री में डांस किया जाता है। अच्छा। कि वो फैला हुआ ना लगे, वो खूबसूरत लगे, सधा हुआ उसकी लगे। ग्रेस उस हाँ, तरीके से जैसे हम निकल कहते के आए। हैं एलिगेंट। बच्चा डांस भी सीख ले, डांस में वो क्लासिकल भी सीख ले, वो बैले भी सीख ले, वो कीबोर्ड भी सीख ले, सिंगिंग भी सीख ले। सुपरस्टार। तो कई बार तो रात के 3-3, 4-4 बजे उनको जगा कर बुलाया गया था कि आओ कुछ नाच के दिखाओ। तो बेचारे छोटे से जाते थे नाचने के लिए। जो नेगेटिव एलिमेंट्स उस समय पे होते थे वो थे असुर, है ना, तो उनको हम असुर के नाम से जानते थे। पर उस समय लोगों की भक्ति की शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये ओवर पावर नहीं कर पाता था कभी भी। जैसे जैसे इन्वेड हुआ ना इंडिया, वैसे वैसे हमारी डांस फॉर्म्स चेंज होती गई। सबसे ज़्यादा असर नॉर्थ इंडिया पे हुआ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इन्वेजन ज़्यादा था, साउथ इंडिया में इतना नहीं था, है ना। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आया वो कथक के ऊपर आया। एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी अ क्रिएटिव पर्सन। आप बिना क्रिएट करे कॉपी कब तक करते रहेंगे आप। जो स्टेज पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो उसमें क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं और एक डिसेंट लिविंग हो जाती है। अगर हम बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एज अ पेरेंट हमें खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा। वी कांट मेक आवर चिल्ड्रन। ऑनर थे, ही वाज फ्रॉम न्यूयॉर्क। So after I finished dancing, he asked me, I'm surprised to see so much expression on your face. How do you manage that? कथक मेरे लिए ना ब्रह्मांड की तरह है, समुद्र की तरह, जिसकी ना तो मैं गहराई नाप सकती हूँ और ना ही मैं उसको आकाश में कभी नाप पाऊंगी, ढूंढ पाऊंगी कि इसकी एंडिंग कहाँ है या इसकी बिगनिंग कहाँ है। यमुना के तट पर कृष्ण कन्हैया सखियन के संग रास करे, झनक झनक झन पायल बाजे, छुम छुम छननन तिगधा दिख दिख थई, तिगधा दिख दिख थई, तिगधा दिख दिख थई। सी मैं यही हमेशा सबको बोलती हूँ कि आपका फ्रीडम वहाँ एंड हो जाता है जहाँ से दूसरे के फ्रीडम की बाउंड्री शुरू होती है। यू कैन नॉट ओवरस्टेप इन अदर्स बाउंड्री। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिसेस प्रेरणा शर्मा, जो कि लखनऊ घराने की एक कथक आर्टिस्ट हैं। शी ऑल्सो हैज़ हर ओन अकेडमी, नटराजन नृत्य कला अकेडमी, जिसकी वो फाउंडर हैं, जहाँ पर शी टीचेस डांस टू लॉट ऑफ किड्स। वेलकम प्रेरणा जी टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम करते हैं एक गणेश जी के श्लोक के साथ। जी। हम हाथ जोड़ लेते हैं और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हम जिस काम को आज शुरू कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न न आने दें और अपने आशीर्वाद के साथ इस काम को आगे बढ़ाने में हमें सफल करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। तो सबसे पहले मेरे मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी आपका बैकग्राउंड सुनने के बाद। आपका लखनऊ घराने से आप बता रहे थे एक संबंध है, आप जैसे इंट्रोडक्शन में भी कि आप लखनऊ घराने की आर्टिस्ट हैं, तो थोड़ा सा
लखनऊ घराने और ओवरऑल घराने के बारे में आप थोड़ा सा बताओ ना। जो मेरे गुरु हैं उनका नाम हम्म। पंडित जयकिशन महाराज जी है, हम्म, और हमारी गुरु माँ हैं श्रीमती रूबी मिश्रा जी। उन दोनों ने मुझे बहुत ज्ञान दिया है कथक को लेकर। हम्म, वो लखनऊ घराने के हैं। जो गुरु जी हैं वो पंडित बिरजू महाराज जी के सबसे बड़े सुपुत्र हैं। अच्छा, हाँ, ओके। और महाराज जी को हम पंडित बिरजू महाराज जी को हम पंडित बिरजू महाराज नहीं बोलते, हम उन्हें कहते हैं बड़े महाराज जी। बड़े महाराज जी। हाँ, एक- तो बड़े महाराज जी को तो पूरी दुनिया जानती है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। तो ये जो है ये लखनऊ घराने की ही जनरेशन पूरी आई हुई है। ओके। लखनऊ घराने को जो शुरू किया था वो ईश्वरी प्रसाद जी ने शुरू किया था। हंडिया जिला है इलाहाबाद के पास, लखनऊ के पास मान लीजिए, वहाँ से ये सब बिलोंग करते हैं। ओके। और उन्हीं की जनरेशन में आगे एक बहुत ही सुंदर जोड़ी बन गई थी कालका बिंदादीन महाराज की। उनकी दोनों की ही जोड़ी चलती थी। तो ईश्वरी प्रसाद जी के आगे की जो जनरेशन्स थी उसमें कालका जी और बिंदादीन महाराज जी आए। उन्होंने कथक को, लखनऊ घराने को और सुंदर तरीके से दूर दूर जगहों पे जाकर नाचना शुरू किया था। उन्हीं की पूरी जनरेशन ये चलती आई। अच्छन महाराज जी थे, शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, ये हमारे बड़े महाराज जी आए। तो ये सारे लखनऊ घराने के हैं। ओके। दूसरा जो हमारा घराना है वो है जयपुर घराना। जयपुर घराने की शुरुआत करी थी भानु प्रसाद जी ने। ओके। भानु आप जी ने। जयपुर घराने से भी एसोसिएटेड हैं? हाँ, मैंने जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी वो डॉक्टर पुरु दधीच के अंडर में करी थी। उनकी डॉटर इन लॉ हैं हर्षिता शर्मा दधीच, तो उन्हीं के अंडर में मैंने करी है। तो जितनी भी मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉम्पोजिशन नाची थी वो सारी गुरुजी की नाची थी। उसमें मैंने लखनऊ घराने की चीज़ों को बहुत कम दिखाया था, जयपुर घराना ज़्यादा दिखाया था। तीसरा जो हमारा घराना है वो है बनारस घराना, और चौथा है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराने को राजा चक्रधर के नाम से बहुत लोग जानते हैं। और अगर हम मतलब शास्त्र की बात करें, कथक के शास्त्र की, तो एक हमारी किताब है कथक कल्पद्रुम। उसमें लिखा हुआ है कि राजा चक्रधर जो थे उनके दरबार में सभी घरानों के जो प्रसिद्ध गुरु होते थे वो रहते थे। तो कभी एक समय पर जो लखनऊ घराने के थे और जो जयपुर घराने के थे उनमें कुछ तनातनी किसी बंदिश को लेकर हो गई थी। तो वहाँ से फिर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया कि अब घरानों को बनाया जाएगा। अच्छा। ये किताब के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ जो उस किताब में लिखा हुआ है। तो वहाँ से उन्होंने चीज़ों को बाइफरकेट करना शुरू किया कि ये लखनऊ घराना होगा, इसकी ये चीज़ें स्पेशल हैं, ये जयपुर घराना है, इसमें ये चीज़ स्पेशल है। तो इस तरह से 4 घराने बन गए। और ये सिर्फ कथक के लिए है? कथक के लिए है। बाकी कला या डांस के जो और फॉर्म्स हैं उनके अपने अपने अलग घराने होंगे? वो मतलब टोटली अलग चीज़ है। उसमें घरानों का कोई, उसमें घराने ऐसे नहीं होते। अच्छा, ये सिर्फ कथक के में ही इवोल्यूशन में घराने निकल के आए हैं। अच्छा। फॉर दैट मैटर काफ़ी सालों तक ये जो हमारा रायगढ़ घराना है ये बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था। जैसे हमने अपने गुरुओं को बात करते हुए सुना है। ये मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं लिखी होती, ये ऑफ द ट्रैक होती हैं। बिल्कुल। हम जब आपस में बैठे हुए हैं गुरुजी के पास तो बात कर रहे हैं, पुरानी कहानियाँ और किस्से समझ में आते हैं, तो वो आप मतलब बात करते करते बताना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जो हमारा रायगढ़ घराना था इससे पहले कई सालों तक लोगों ने घराने में कंसिडर ही नहीं किया था। अच्छा। हाँ। और जबकि शुरुआत वहीं से हुई। क्यों? क्योंकि एक लड़ाई सी हो गई थी कि राजा जी ने तो सारे गुरुओं को बुला रखा था, तो उनके पास उनका खुद का क्या है, जबकि ऐसा नहीं था। जो राजा जी थे उन्होंने वो संगीत में और नृत्य में इतना अपने आप को लीन कर चुके थे, इतना ज्ञान ले रहे थे वो, कि उन्होंने अपनी ही खुद की कॉम्पोजिशंस बनानी शुरू करी थी। ओके। हाँ, बिजली कड़क रही है तो बिजली के ऊपर उन्होंने बना दी, बादल है तो बादलों पे बना दी,
तो इस तरीके की बहुत सारी कॉम्पोजिशंस उन्होंने बनाई थी जो रायगढ़ स्पेसिफिक होती हैं। थोड़ा सा बताएंगे क्या कॉम्पोजिशंस क्या जैसे हुई? दल बादल परन होती है, ओके, तो उसमें उन्होंने बादलों का जो मूवमेंट होता है उसके बारे में कैसे क्या? चीजें, उसके बोल तो मुझे याद नहीं है अच्छा। क्योंकि मैं रायगढ़ घराने से हूँ नहीं। हम्म, ये जो हमारी घरानेदार चीजें होती हैं ये घराने के लोग ही ज्यादातर नाचते हैं। ओके। अब क्योंकि मैं लखनऊ घराने से हूँ तो हमारे पास रायगढ़ घराने की या बनारस की या फॉर दैट मैटर जयपुर की जो उनकी पारंपरिक बंदिशें होती हैं वो नहीं है, क्योंकि हम पारंपरिक क्या फॉलो कर रहे हैं, लखनऊ घराना। लखनऊ घराना, ओके। ये चीज़ है। तो लखनऊ घराने में आज के समय में करंटली अगर बात करें तो बहुत सारे डांसर्स हैं, बहुत सारे। एक तो हमारे गुरुजी हैं, बड़े महाराज जी के बाद आज की डेट में अगर मैं मानूं तो मेरे गुरुजी से बड़ा कोई लखनऊ घराने का डांसर है नहीं। ओके। बहुत सुंदर, बहुत सुलझे हुए और खूबसूरती से हर तरीके का अंग संचालन बताते हैं। लखनऊ घराने के नाच में हमारा अंग संचालन और खूबसूरत हस्तकों का संचालन, मतलब हम अगर अपना हाथ इस तरह उठा रहे हैं तो ये उठ रहा है ना, अगर तो कितना ऊपर उठना चाहिए, और ये नीचे आ रहा है तो पहले कोहनी नीचे आ रही है या कोहनी बाहर जा रही है। ओके। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और लखनऊ घराने में एक सिमेट्री में डांस किया जाता है। अच्छा। कि वो फैला हुआ ना लगे, वो खूबसूरत लगे, सधा हुआ लगे, ग्रेस उस तरीके से हम निकल कहते के हैं आए, एलिगेंस। करेक्ट, ये चीज़ होती है। अच्छा, आपने बिरजू महाराज जी का जिक्र किया तो मुझे याद आया, मैं यूट्यूब पे देख रहा था उनका और जाकिर हुसैन जी का एक जुगलबंदी था, बहुत ही सुंदर। वो तबला बजा रहे हैं और बिरजू महाराज जी अपने पैरों से उनके पैरों में घुंघरू हैं और वो दोनों जुगलबंदी जो उन्होंने करी है और जो एक्सप्रेशन है बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत वो जो आप बता रहे हैं ना, एक एलिगेंस और ग्रेस, वो वहाँ देखते ही बनता है। तो आप सोचिए ना, जो हमने पढ़ा है और जो अपने गुरुओं से जाना है, तो बड़े महाराज जी 4 साल की उम्र से उन्होंने दरबार में नाचना शुरू करा था। अच्छा, आप सोचिए उनकी तालीम कितनी तगड़ी रही होगी। बिल्कुल, हाँ, जिन्होंने शुरू से 4 साल से जिन्हें प्रैक्टिस हुई, दीक्षा मिली और बहुत तभी तो वो इंडिया में हमारे इंटरनेशनली भी वो इतना ख्याति, हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल। हमारे गुरुजी एक दिन हमें ऐसे एक किस्सा बता रहे थे कि क्लास चल रही थी हम लोग की और ढंग से नहीं नाच रहे थे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग एकदम बेकार हो, कुछ नहीं करते हो, कोई रियाज नहीं है तुम लोग का। और कहते हैं कि जो हमारे पिताजी थे, जो महाराज जी थे, आई हैव नेवर सीन हिम कॉलिंग महाराज जी एज पिताजी। ओके। ही ऑलवेज कॉल्ड हिम एज महाराज जी। महाराज जी, ओके। तो कहते हैं कि वो तो चलते चलते गाड़ी रुकवा देते थे और घंटों पेड़ को देख रहे हैं कि ये पेड़ में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या चीज़ है, और घर जाके उसी पेड़ के ऊपर कोई ना कोई बंदिश बना दी और उसी पेड़ के पत्तियों का साउंड पैर से निकाल रहे हैं, घुंघरुओं से। तो हमारे लिए वो उस लेवल तक जाना तो पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे गूस बम्स से हो रहे हैं, आप बता रहे हो। तो कि इतनी ऊंचाई तक पहुंचना, मतलब ये एग्जाम्पल ही अपने आप में एक ऊंचाई को दिखाता है कि उनकी सोच किस लेवल तक पहुंच गई थी कि वो बैठ के सिर्फ पेड़ में से नृत्य निकाल रहे हैं। एक किस्सा और भी उन्होंने मुझे नहीं, मतलब क्लास को बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी जब वाजिद अली शाह के दरबार में जाते थे, अच्छा, तो वो बोलते थे कि नहीं, बिरजू को लेकर आओ। तो कई बार तो रात के 3-3, 4-4 बजे उनको जगाकर बुलाया गया था कि आओ कुछ नाच के दिखाओ। तो बेचारे छोटे से जाते थे नाचने के लिए। तो उनका तो जो लाइफ थी, लाइफस्टाइल थी, उनकी तालीम जो थी, वो आज की डेट में मिलना और कोई कर पाए इतना बहुत मुश्किल। उतना डेडिकेशन भी देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, साधना ही नहीं है जी। आज की डेट में है 3 साल सीखा, अरे मैंने तो कथक सीख लिया है, म्यूजिक सीख लिया है, मैं तो बच्चों को सिखा सकती हूँ, मैं सिखा सकता हूँ। जी। तो साधना ही नहीं है ना। हाँ,
मैं अगर यहाँ दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो यहाँ लाइफ बहुत फास्ट है, नो डाउट, एक्सट्रीमली फास्ट। टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है, प्लस all the parents want their children to learn everything. बच्चा डांस भी सीख ले, डांस में वो क्लासिकल भी सीख ले, वो बैले भी सीख ले, वो कीबोर्ड भी सीख ले, सिंगिंग भी सीख ले, सुपरस्टार वो बनाना है, ताइक्वांडो भी कर ले, स्विमिंग भी कर ले। तो अगर आप बच्चे को मल्टीपल एक्टिविटीज में डाल रहे हो, सो हाउ इज शी गोइंग टू बी डिसिप्लिन्ड? उसके पास सोचने का टाइम कहाँ है? सोचने का टाइम भी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। जब वो सोचेगा ही नहीं तो वो जो सीख रहा है उसको याद कैसे होगा? तो मेरे पास और उसके ऊपर घर पे भी जाके टाइम देना पड़ेगा। क्लास तो सिर्फ 1 घंटे या 1.5 घंटे की होगी, आप घर पे जाके 2 घंटा 3 घंटा जब तक अपनी कला को नहीं दोगे, या किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी चीज को जो आप कर रहे हो, तो आप उसमें आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल। और जब वो 2 घंटे बच्चे को मिले ही नहीं, क्योंकि कला से निकला या डांस से निकला वो पियानो में घुस गया, पियानो से निकला स्विमिंग में घुस गया, उसने क्या सीखा? वो तो कुछ सीख ही नहीं वो पा रहा। बाहर निकला, उसके दिमाग में उसे सोचने तक की है कि अरे मुझे तो स्विमिंग के लिए जाना है। उसे पिछले वाले को सोचने तक का उसके पास टाइम नहीं है कि जो मैंने किया है वो मैं कंज्यूम भी कर लूं अपने माइंड में। रास्ते में 15 मिनट की जर्नी में शायद वो जो कर पाए, बट नहीं तो वो 15 मिनट की जर्नी वो फायदा नहीं होता। वो ये सोच नहीं पाता कि वो जहाँ से निकला है वहाँ क्या किया, अगले वाले की प्रिपरेशन कर रहा है, हाँ नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो ये वाला चैलेंज पर्टिकुलरली डांस में या आप मान लीजिए स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में है ही। अगर हम बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एज अ पेरेंट हमें खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा। We can't make our children all-rounders. Absolutely. They can't be jack of all trades. And they should not be actually. They should not be. क्योंकि अगर हो भी गए तो वो आगे जाके क्या करेंगे? मतलब आप क्या करोगे? You are not उनकी making डिसीजन मेकिंग स्किल्स इसीलिए खराब हो रही हैं बिकॉज एज अ पेरेंट आप उनको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हो जी। तो वो तो बच्चे हैं ना, उनको क्या पता कि ये हमें चॉइस करने के लिए दिया जा रहा है। आप या तो उन्हें क्लियर करो कि बेटा ये मैं आपको सिर्फ ट्रायल के लिए भेज रही हूँ, आप इसमें से जो भी करना चाहो आफ्टर 3 months यू डिसाइड ऑन वन थिंग एंड स्टिक टू दैट फॉर लॉन्ग टाइम। ये नहीं हो सकता कि नहीं आपने 3 महीने के बाद स्विमिंग सेलेक्ट करी और स्विमिंग के बाद आप स्विमिंग सेलेक्ट करने के 4 महीने बाद आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे बैडमिंटन खेलना है। ये पेरेंट्स को बच्चों को समझाना होगा। करेक्ट। तो मेरे सामने तो ये बहुत चैलेंज होता है, पेरेंट्स आए कि मैम कथक की बेसिक ट्रेनिंग कितने महीने में हो जाएगी? तो मैं कहती हूँ कि कथक क्या, वैसे बेसिक जो कोर्स होता है वो यूनिवर्सिटी अलॉटेड 2 years होते हैं। ओके। तो आप महीने की बात कर रहे हो जी। महीने में तो वो सिर्फ हाथ और पैर चलाना सीखेगा। हाँ। और वो भी मिनिमम 3 months कह रही हूँ मैं, उसमें भी जब बच्चे घर में खुद रियाज कर रहे हो। Okay. वरना उनका हाथ और पैर भी नहीं कोऑर्डिनेट होगा। हाँ, तो ग्रेस की तो बात ही भूल जाइए, एलिगेंस की तो सवाल ही नहीं उठता। फिर एलिगेंस, अभी इसका भी मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। अभी हम पिछले हफ्ते ऋषिकेश गए थे जी। वहाँ पे देवी म्यूजिक आश्रम है, वहाँ पे हम लोग को बुलाया गया था, कोलैबोरेशन टाइप का था वो। तो वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, म्यूजिक और तबले वगैरह की वहाँ पे क्लासेस भी होती हैं और कॉन्सर्ट भी होता है एवरी इवनिंग। तो वहाँ हम गए थे, तो एक वर्कशॉप मैंने दी थी छोटी सी, उसमें शिव कवित मैं उनको करके दिखा रही थी। तो एक फॉरेनर थे, ही वाज फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो आफ्टर आई फिनिश डांसिंग ही आस्क्ड मी, आई एम सरप्राइज्ड टू सी सो मच एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, हाउ डू यू मैनेज दैट? मैंने उनको बताया कि ये एक्सप्रेशन ना तब आता है when you are completely connected to what you're dancing. अगर आपको नाचते समय सोचने की ज़रूरत पड़ रही है कि मेरा इस मूवमेंट के बाद दूसरा मूवमेंट क्या आना है, तो आपके चेहरे पे भाव नहीं आएगा। भाव कब आता है? जब मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में
क्लियर चीज है कि मुझे क्या बोलना है, और तो हम मेरे उस चेहरे पे थॉट भाव के आ रहा साथ है, कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड है, तभी वो वो मेरे भाव दिल निकल से के आ रहा आएगा। है। जी। सेम चीज डांस में है, अगर आप अपनी कॉम्पोजिशन के साथ कनेक्टेड नहीं हो, वो आपको यहाँ से महसूस नहीं हो रही है, तो आप चेहरे पे भाव कैसे लाओगे? मुझे लगता है कि डांस के बारे में जितना हर कोई जानता है, वो पिक्चरों से ज़्यादा ही समझ में आता है, क्योंकि कॉन्सर्ट्स वगैरह में तो कौन ही जा रहा है, एक आम जनता तो नहीं जा रही है। और वहाँ पे जितना भी डांस होता है वो काफ़ी हद तक एक स्क्रिप्टेड और आर्टिफिशियल उसमें होता है, क्योंकि कैमरे के पीछे तो 20 रीटेक होते हैं, 1000 बार वो एक स्टेप बिल्कुल सही। प्रैक्टिस करके उसी समय के लिए बस फिट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं डांस को हम एक्टिंग से जोड़ते हैं जब हम इधर वैसे डांस की बात करते हैं, और जैसे जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जितना मुझे पता है उस हिसाब से इंडियन डांस का इवोल्यूशन एक अलग तरीके से हुआ। हाँ, और वेस्टर्न डांस का इवोल्यूशन सिर्फ मेंटल पीस या अपने आप को एक फ्रस्ट्रेशन से अलग होके एक्सप्रेस theories एनर्जी अलग बाहर है। निकालने के लिए हाँ। हुआ। उनकी थियोरीज शायद अलग हैं, अलग है। तो कहीं ना कहीं वो एक कंफ्यूजन पैदा करता है। आपको भी ऐसा लगता है कि क्या उस वजह से शायद उन फॉरेनर का ये सवाल रहा कि एक्सप्रेशन कैसे है, क्योंकि उनके लिए तो एक्सप्रेशंस एक दूसरे लेवल की चीज़ है, वो एक एक्टिंग हो गई। हाँ, नहीं, ये आपका जो पॉइंट है ना, ये वैलिड हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पे उस तरीके का जो हम क्लासिकल में डांस करते हैं, वो उन्होंने वहाँ उतना नहीं देखा होगा। प्लस जो हमारे ये ऋषिकेश, काशी और ये सब जगहों पे जो फॉरेनर्स आते हैं ना, और जो वहाँ रुकते हैं, वो पूरी तरह से हमारे कल्चर को और हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे क्लासिकल डांस म्यूज़िक को जानना चाहते हैं। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि अगर कल को मैं ये करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि म्यूजिक को तो सब समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई गा रहा है या कोई धुन सुनाई दे रही है सितार पे, तो हमारे मन को तसल्ली मिल रही है, तो हम बहुत अपने अगर उसमें इंजॉय कर रहे हैं तो हम सर हिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन डांस में कैसे होगा? तो मैंने उनको यही चीज़ समझाई थी कि डांस में भी बोल सुनाई दे रहे हैं ना, शब्द हैं, उन शब्दों को यहाँ कनेक्ट करो, उनको सुनो बार बार। जब आप सुनोगे, समझोगे और महसूस करोगे, अपने आप ही आप थिरकने लगोगे उस पे, और एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। ओके। यही चीज़ मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि मैम 5 साल से सीख रही है पर चेहरे पे कोई भाव नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि सीखना और उसको महसूस करना अलग है। अभी वो नाचते नाचते भूल जाती है, तो भूल जाने में उसको पता है कि वो भूल गई, तो उसका भाव क्या हुआ कि मैं भूल गई। तो चेहरे पे क्या आएगा? डर, कंफ्यूजन, दो में से कोई एक चीज आएगी। बिल्कुल, एक भाव रहता है कि अब इसके बाद कौन सा स्टेप आना है, मुझे सही से करना, एक प्रेशर रहेगा। हाँ, तो जब आप अच्छे से, आपको याद नहीं है या आप उससे जुड़ नहीं पाए हो, तो आपके चेहरे पे या तो डर का भाव आएगा या कंफ्यूजन रहेगा, या आप मन में कैलकुलेट करते रहोगे, चेहरा एकदम ब्लैंक रहेगा, कैलकुलेशन चलते रहेगा, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो डांस में भी ये चेहरे पे भाव, एक्सप्रेशंस, ये तभी आते हैं जब आप समझो, और समझने के लिए साधना चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमारे सारे ही इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स का सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। हाँ, ये हमारा बेस है। तो चाहे कथक हो, चाहे हमारा उड़ीसी हो, या और भी जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, कथकली है, कुचिपुड़ी है, इन सभी में, क्योंकि एक ये चीज़ है ना, क्लासिकल डांसेस में हम स्टोरी टेलिंग भी कर रहे होते हैं। अच्छा, कैसे? अब आप मान लीजिए मैं राधा और कृष्ण की कोई कथा सुनाना चाहती हूँ, या कथा भी छोड़िए, एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहती हूँ कि कृष्ण किस तरह से गोपियों को तंग करते थे। तो मैं कथक की भाषा में एक छोटा सा कवित बोलूँगी, उसमें आपको सुनाई देगा। जमुना के तट पर कृष्ण कन्हैया सखियन के संग रास करे, झनक झनक झन पायल बाजे, छुम छुम छन नन तिगधा दिग दिग थई, तिगधा दिग दिग थई, तिगधा दिग दिग थई।
छुम छुम छननन तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे छुम छुम छननन तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे। तो इसमें आपने क्या क्या बोल सुने? जमुना के तट पर कृष्ण कन्हैया सखियां जी रास करे, झनक झनक पायल बाजे, छुम छुम छननना। तो क्या इसका मतलब हुआ? मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ, कृष्ण का वो एक छोटा सा उनकी नटखट लीला बताना चाह रही हूँ कि जमुना किनारे कृष्ण भगवान जो वहाँ गोपियाँ होती थी उनके साथ नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। तो जब ये सब हो रहा है तो वो सब नाच में हो रहा है, सब खुश हैं नाचते हुए। जो उनके पैरों में पाजेब हैं उसकी क्या आवाज आ रही है? झनक झनक झन पायल बाजे, छुम छुम छननना। तो इसी तरह से और भी कहानियां होती हैं। सीता स्वयंवर दिखाया तो जाता ये है। तो एक वोकल हो गया। अब इसको डांस में कैसे आप डांस में एक्सप्रेस हम करेंगे? दिखाएंगे जमुना के तट पर कि जमुना के तट पर कृष्ण कन्हैया सखियन के संग रास करे, झनक झनक झन पायल बाजे, छुम छुम छननन तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे। तो छननना ये हुआ, छुम छुम हम पैरों में पाजेब को दिखा रहे हैं, कृष्ण कन्हैया ये हो गए, जमुना के तट ये हो गए, पानी की लहरें होती है ना वो जी, दिखा जी, दी, जी। सखियां घूंघट लेके चलती हाँ, थी हाँ। तो वो ये हो गई। तो इस तरह से हर मूवमेंट को कथक में भी दिखाते हैं और दूसरी डांस फॉर्म्स में भी उनके अलग अलग हस्त मुद्राएं होती हैं। हाँ, जब तक आप अंदर नहीं घुसते हो तो नहीं पता चलता। बाहर से तो बिल्कुल भी इस चीज़ की नॉलेज होती ही नहीं है, जैसे आपने अभी दिखाया। खासतौर पे आई थिंक कुछ डांस फॉर्म है, जैसे कुचिपुड़ी में बड़ा फेमस वो ऐसे मुखौटा वगैरह हाँ। लगाते हैं, उनका तो फिर भी समझ में आता है, उनका लेकिन जो मेकअप होता जी। है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, हाँ बहुत टाइम जी। टेकिंग होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मतलब हमारे फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं, किसी ने मुझे बताया था कि मेकअप रूम में जाकर उन्हें ये देखने की चाहत होती है कि किस तरह से मेकअप हो रहा है। 6-6, 7-7 घंटे मेकअप हाँ, करते हैं वो लोग। तो वो वहाँ रुक कर देखते हैं कि मेकअप किस तरह से हो रहा है। ओके, तो ये भी तो एक साधना ही है कि बिल्कुल आप 1-2 घंटे के शो के लिए 8 घंटे सिर्फ मेकअप कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल प्रैक्टिस तो जिंदगी भर की है। जिंदगी भर की। मतलब मैं मुझसे अभी एक और इंटरव्यू हुआ था, जनसत्ता करके एक जी। चैनल है, उन्होंने किया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके लिए कथक क्या है। मैंने कहा कथक मेरे लिए ना ब्रह्मांड की तरह है, समुद्र की तरह, जिसकी ना तो मैं गहराई नाप सकती हूँ और ना ही मैं उसको आकाश में कभी नाप पाऊंगी, ढूंढ पाऊंगी कि इसकी एंडिंग कहाँ है या इसकी बिगनिंग कहाँ है। ये इतना गहरा है। जितना मैं पढ़ती हूँ या जितना मैं सीखती हूँ तो मुझे पिछला लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। हर बार कथक में सीखते समय मुझे यही लगता है। और अगर मैं अपने गुरु के पास जाना, मेरा ब्रेक हो जाता है, तो अंदर से ना मन में एक अजीब सी छटपटाहट सी होती है कि कैसे टाइम निकाल के मैं उनके पास जाऊं। मुझे आज जाना भी ही सीखते हैं होगा। और गुरु के पास जाते हैं, वो तो मस्ट सीखने। है, वो तो मस्ट है। जिस दिन आपके गुरु से संबंध खत्म हो गया, लिंक कनेक्शन खत्म हो गया, उस दिन आप ये समझिए कि आप जो इतने सालों से साधना कर रहे थे कथक की या डांस की, वो खत्म है। आप अपने गुरु को कैसे भूल सकते हैं? नहीं, कनेक्शन एक चीज है और गुरु के पास जाके रेगुलर सीखना एक दूसरी चीज है। क्योंकि आप गुरु के पास जब जाएंगे ना, जितनी बार जाएंगे आप वहां से नया लेकर आएंगे। जितनी बार आप उनके बगल में बैठेंगे, वो कोई एक सवाल आपसे पूछ लेंगे और आप कहेंगे गुरुजी मुझे तो ये नहीं आता। उनके पास जाना बहुत जरूरी है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी बहुत लोग ऐसे हैं जो सीखते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और कभी गए मिलने कभी नहीं गए मिलने। तो ये सबका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मेरा तो यही है कि भाई
मैं अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ूंगी। म्यूजिक और डांस, इट गोज हैंड इन हैंड। और म्यूजिक का एवोल्यूशन या डांस का एवोल्यूशन तो हमारे शास्त्रों से ही हुआ है। तो कैसे क्या हुआ था जब हमारा म्यूजिक कहाँ से शुरू हुआ? हम जो क्लासिकल डांसर्स हैं, हम अपने डांस को पूजते क्यों हैं? सबसे पहली बात क्यों? अब आप सोचिए, अगर पूजा करते हैं तो हम इसका जो शुरुआत है वो ईश्वर ने की होगी। तो हमारे, वैसे आप सभी को पता है कि 4 प्रकार के वेद हैं। हाँ जी, है ना? एक 5वां वेद भी था, नाट्य वेद। अच्छा, ये जो हमने किताबों में पढ़ा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो वो नाट्य वेद को ब्रह्मा जी ने जब बनाया था तो सभी 4 वेदों में से एक एक मुख्य चीज निकाल के वो 5वां नाट्य वेद बनाया था। ओके। जिसमें किसी में से रस लिया उन्होंने, किसी में से मंत्रों का उच्चारण करना लिया, किसी में से सिर्फ मंत्र ले लिए। तो ये सारी चीजों को मिला के उन्होंने एक नाट्य वेद बनाया। ओके। वो नाट्य वेद को बनाकर वो गए देवराज इंद्र के पास। अच्छा। और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इसे आप अपने जो बाकी देवी देवता हैं उनमें उनको सिखाइए, लेकिन वो ऐसे हो जो मन से साफ हो। जो उन्होंने अपनी अलग टर्म्स यूज करे थे, लेकिन उनका जो मतलब था वो था कि मन से साफ हो। मन से साफ। तो देवराज इंद्र ने सोचा, काफी समय लिया, ऑब्जर्व किया सबको। तो वापस वो गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी। कहा कि मुझे माफ करिए, लेकिन मैं इस काम को करवाने में सक्षम नहीं हूँ। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो इस नाट्य वेद को आगे पहुंचा सके। फिर उन्होंने ऋषि मुनियों की सलाह दी कि आप हमसे करवाने की जगह ऋषियों और मुनियों के पास जाइए। अच्छा। तो ब्रह्मा जी फिर भरत मुनि के पास गए थे। ओके। भरत मुनि ने वो दीक्षा ली और उसके बाद उन्होंने ही इस नाट्य वेद को आगे बढ़ाया। अब जब ये नाट्य वेद हो गया ना, तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी कोई नई स्टोरी लिखते हैं तो हम उसके बाद क्या सोचते हैं कि इसको यार प्रेजेंट करना है ना? तो उन्होंने उसको प्रेजेंट करना शुरू किया, लेकिन उसमें जो देवी देवताओं की कहानियाँ थी और मंत्र वगैरह थे, यज्ञों का कैसे होना चाहिए, सब चीज़ें थी। तो जो असुर लोग थे उनको बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि ये तो गलत है, तो वो उसमें विघ्न पैदा करने लगे, परेशान करने लगे। तब हुआ एक नाट्यगृह बनाया गया। नाट्यगृह मतलब ऑडिटोरियम। तो वो ऑडिटोरियम बनाया गया। उस ऑडिटोरियम में फिर उनके जो भी प्लेज होते थे, नाट्यवेद से जितनी भी रचनाएं थी वो वहाँ पे उसमें दिखानी शुरू करी। उसी से प्रेरित होकर जो हमारे महादेव हैं उन्होंने कर्ण अंगहार से तांडव बनाया। अच्छा। हाँ, और उन्होंने वो दिया तंडु को, ऋषि तंडु को। हाँ, और ऋषि तंडु ने भरत मुनि को दिया। अच्छा। हाँ, जो ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद दिया वो भरत मुनि को मिला, लेकिन जो महादेव का तांडव था वो उन्होंने पहले अपने सबसे प्रिय शिष्य ऋषि तंडु को दिया। उसके बाद वहां से वो भरत मुनि के पास पहुंचा था। इसका दूसरा वर्जन भी है फिर इस स्टोरी का, क्योंकि मैंने जो सुना है तांडव का वो ये था कि जब सती माता सती हुई थी तब शिवजी ने पूरा यज्ञ जब विध्वंस कर दिया था, उसके बाद उन्होंने खुद इतने एग्रेसिव फॉर्म में आ गए थे कि उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया या इधर उधर हाथ पांव मारने शुरू किए, जिसको तंडु ऋषि ने पीछे एक खंबे के पीछे छुप के देखा और उसको फिर उन्होंने तांडव का नाम दिया, क्योंकि तंडु ऋषि के नाम से तांडव हुआ। ये जो आप स्टोरी बता रहे हैं ये भी बहुत सुनी है मैंने भी, लेकिन जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारी किताबों में, वो ये लिखा हुआ है। अच्छा। कि महादेव ने कर्ण अंगहार से उसकी रचना करी और वो ऋषि तंडु को सिखाया। कर्ण अंगहार क्या है? ये एक तरीके का हमारा डांस करने का तरीका होता है। अच्छा। जैसे क्यों हमने तांडव को मैस्कुलिन से एसोसिएट किया है, तो वो इस पर्टिकुलर
मूवमेंट्स की वजह से ही किया है। अच्छा। हम कोई भी हस्तक किस तरह से कर रहे हैं उसकी वजह से। ओके। जब देवी पार्वती ने देखा शिव जी को ये सब सिखाते हुए, करते हुए, नाचते हुए, नाच से मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताऊंगी। जैसा अभी आपने कहा कि देव माता सती जब गई थी तो तांडव हुआ था, तो तांडव को हम हमेशा दुख से और क्रोध से एसोसिएट नहीं कर सकते। तांडव के बहुत प्रकार होते हैं। अच्छा। तांडव तो भगवान शिव माता पार्वती के साथ भी करते थे। क्योंकि तांडव का तो हमेशा से रेलेवेंस या उसका रेफरेंस रादर वहाँ से आता है कि जब डिस्ट्रक्शन की है वो तांडव है। वो इसलिए है ना क्योंकि जो हमने टीवी पे देखा वो सबको पता है। बिल्कुल, न्यूज़ चैनल्स भी उसी को ऐसे रेफर करते हैं कि मूवीज मौत में, का तांडव या हाँ। कोई भी किसी देश ने किसी के ऊपर आक्रमण कर दिया तो उसके प्राइम मिनिस्टर ने तांडव मचा दिया। नहीं, तो वो लेकिन रेफरेंस ही वहां से आता है तांडव हमेशा। के बहुत प्रकार होते हैं। जब वो अच्छा। खुश होते हैं तो भी तो नृत्य करते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, उसको भी तांडव, वो भी तांडव होता है। तांडव। अच्छा, तो ये एक तरीके से एक रावण नृत्य का ने भी पूरा तो, प्रकार हो गया। हाँ, इसके बहुत विभिन्न प्रकार होते हैं। रावण ने भी तो महादेव के लिए तांडव लिखा था। तो वो कोई क्रोध वाला थोड़ी ना तांडव था, वो भक्ति वाला तांडव तो भक्ति वाला था। तो जब ये उन्होंने देखा ना माता पार्वती ने ये सब कि महादेव तो सिखा रहे हैं, तो उनको उनका नृत्य बहुत पसंद आया। लेकिन उसकी जो बॉडी की फॉर्म थी वो मैस्कुलिन थी। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर सॉफ्टनेस तो नहीं है। तो उन्होंने अपना एक अलग नृत्य शुरू किया जिसमें खूबसूरती और सॉफ्टनेस कहते हैं ना, जो यूजुअली हम फीमेल से एसोसिएट करते हैं कि नम्र हैं। हाँ। विनम्रता वाली चीजें। तो वो उन्होंने अपना एक अलग डांस शुरू किया जिसको हम कहते हैं लास्य। लास्य, हाँ। ओके। तो तांडव और लास्य दो, और आप ये मान लीजिए शिव और पार्वती एक ही फॉर्म, एक ही चीज के दो फॉर्म हैं। दो फॉर्म है, वो कहते हैं ना अर्धनारीश्वर वाली चीज। जी। तो वो दो फॉर्म है। तो देवी पार्वती ने जब अपना लास्य बनाया उसके बाद उन्होंने उषा को ये दिया और उषा ने धरती पर आकर ये वृंदावन में बाकियों को सिखाया था, ब्रिज में आके। ओके। हाँ, ऐसे भरत मुनि को ऊपर से धरती पर भेजा गया था कि आप जाइए धरती पे इस कला का प्रचार प्रसार करिए। तो जितने भी लोगों को भरत मुनि ने सिखाया उनको सब भरत वंश के नाम से बोला जाता है, या हम कॉमन टर्म लेके चलते हैं भरत। तो वो सारे जिनको उन्होंने सिखाया है वो ऑल टुगेदर कम अंडर वन अम्ब्रेला भरत। अच्छा, ओके। यूजुअली जो स्टोरीज सुनते हैं, जो भी समझ में आता है वो तो यही होता है कि वहाँ से निकला नृत्य शिव जी से और उसकी फिर फॉर्म्स बनती चली गई और आगे बढ़ गया। महादेव ने ज़रूर वो तांडव बनाया, लेकिन वो तांडव सिर्फ एक प्रकार का नहीं था कि डिस्ट्रक्शन होना है। क्योंकि हम लोगों ने महादेव को हमेशा डिस्ट्रक्शन से एसोसिएट कर रखा है ना, तो हम सब सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि तांडव मतलब डिस्ट्रक्शन। बट ऐसा नहीं है। ओके। महादेव पति भी थे, पिता भी थे, बिल्कुल, है ना, किसी के गुरु भी थे, आदि गुरु हैं वो तो, है ना। तो उन्होंने सिर्फ वो तोड़ने वाली चीज़ नहीं करी, उन्होंने प्रेम, श्रृंगार और भी बहुत सारी चीज़ें तांडव के थ्रू करी थी। हम क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्टोरिकली जो नृत्य है वो हमारे मंदिरों में ज़्यादा किया जाता था। स्पेसिफिकली टुवर्ड्स साउथ अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक स्टोरी होती है कि हमेशा मंदिर बने भी शायद उनका एक बहुत बड़ा रीज़न सिर्फ नाट्यशाला के रूप में उपयोग होना भी था। तो इसका क्या रिलेवेंस है? नृत्य को मंदिर के साथ क्यों जोड़ा गया? और वो आपने पहले भी मेंशन किया जैसे कि हम पूजा क्यों करते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि हम अपने नृत्य की पूजा करते हैं, तो इसका इन सब चीज़ों का क्या कनेक्शन है आपस में? कनेक्शन ये है कि जब हमारा ये नृत्य शुरू हुआ था, नृत्य भी नहीं, हम सिर्फ संगीत की बात करते हैं। संगीत जो है उसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों आता है, तब तीनों मिलाकर संगीत बनता है जी। तो संगीत की अगर हम बात करें ना, तो पहले जब शुरू हुआ था उस समय
हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, बिल्कुल। है ना। और जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं आज की डेट में सोसाइटी में, फॉर दैट मैटर बीन डेकेड्स अगो, चलते चले आ रहे हैं, तो वो उतने नेगेटिव एलिमेंट्स तब तो थे नहीं। लोग पूजा अर्चना में ज़्यादा विश्वास करते थे, भक्ति में ज़्यादा लीन रहते थे। जो नेगेटिव एलिमेंट्स उस समय पे होते थे वो थे असुर, जी। है ना। तो उनको हम असुर के नाम से जानते हाँ, थे। हाँ। पर उस समय लोगों की भक्ति की शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये ओवर पावर नहीं कर पाता था कभी भी। तो लोगों ने कथाओं को एक जगह से दूसरी जगह जाकर बोलना शुरू किया। अब कोई तो जगह चाहिए होगी। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे आप बोल रहे हैं, तो साउथ इंडिया में उन लोगों ने अपने आप को एक चीज़ में, आई विल नॉट से रेस्ट्रिक्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, उन्होंने अपने आप को रूल बाउंड कर लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना। हम अपने आसपास अगर एक पेरीमीटर बना लेते हैं कि ये हमारे इष्ट का काम है तो हम इसको इसी तरह से करेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम नॉर्थ इंडिया की अगर बात करते हैं तो पहले हमारे नॉर्थ इंडिया में भी मंदिरों में जाकर कथाएं सुनाई जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया, ईश्वरी प्रसाद जी जो थे लखनऊ घराने के, तो हंडिया जिले में जितने भी लोग थे ना, उन सबको कथावाचक बोला जाता था। अच्छा। हाँ, हर घर में कथावाचक था। आज हम बोलते हैं स्टोरी टेलिंग की क्लासेस ले लो। तो हाँ, हर घर में कथावाचक था। और ईश्वरी प्रसाद जी को भगवान कृष्ण ने सपने में आके कहा था कि इस नृत्य को आगे बढ़ाओ, तो उन्होंने इसको ना आगे बढ़ाया। तो वहाँ जो उन लोगों का एरिया था ना हंडिया का, वहाँ हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे जब मौका मिलता था वो लोग कथावाचक करते थे, नृत्य के थ्रू करते थे। फिर जैसे जैसे आपके पास फैसिलिटीज़ बढ़ती गई, राजाओं को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, तो उन्होंने लोगों को अपने दरबार में बुलाना शुरू कर दिया। कभी वो वहाँ रख लेते थे उनको, कभी विजिटर के तौर पे रहते थे। अब आप अगर रामायण काल की बात करें तो लव कुश भी तो कथावाचक ही थे, बिल्कुल, है ना जी। और किष्किंधा की बात करें आप तो एक किताब में मैंने पढ़ा था कि जब लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुंचे थे याद दिलाने के लिए कि आपने हमसे वादा किया था कुछ, तो जब वो वहाँ पहुंचे ना किष्किंधा में, तो वो वातावरण जो था वो एकदम सुरमई वातावरण था, म्यूजिकल। लोग वहाँ पे नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, गायन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो म्यूजिक वाली चीज़ें थी बहुत समय से चलती आ रही हैं। जिसके पास जैसी फैसिलिटी मिलती गई तो वो उस तरह से फैलता गया या उस जगह पे जाके उसको करने लगे। ओके, इससे मुझे एक और इंटरेस्टिंग सा कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं पुराने ज़माने में या हमारे पौराणिक कथाओं में इस तरीके से वर्णन मिल रहा है कि सब लोग ही कर रहे हैं। हम जब मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, अभी से कुछ डिकेड्स पहले की भी बात करते हैं, तो एक डांस को एक टैबू की तरह बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ठीक है सीख तो लो लेकिन डांस नहीं करना है किसी के आगे। जब शुरुआत में मूवीज़ भी शुरू हुई तो उसमें ऐसा माना जाता था कि मूवीज़ में जाके डांस करना तो बहुत ही ख़राब बात है। तो ये सब कैसे चेंज हुआ, क्यों हुआ? देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था, तो जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ उसी तरह से म्यूज़िक का भी एवोल्यूशन हुआ था। जिस समय की मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दे कि रामायण काल, महाभारत काल, ये वो समय था जब हमारे देश में हम कह सकते हैं, बहुत स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी, हिंदुइज्म था। इन्वेडर्स नहीं थे। तो जैसे जैसे इन्वेड हुआ ना इंडिया, वैसे वैसे हमारी डांस फॉर्म्स चेंज होती गई। सबसे ज़्यादा असर नॉर्थ इंडिया पे हुआ, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इन्वेजन ज़्यादा था, साउथ इंडिया में उतना नहीं था, राइट, है ना। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आया वो कथक के ऊपर आया। अच्छा, तो आपको क्या कथक की हिस्ट्री में भी ये इवोल्यूशन दिखता है, बीइंग अ प्रोफेशनल इन दिस कथक? आप ये सोचिए, आज की डेट में हम
देवी देवताओं के बारे में भी नाच रहे हैं, हम दरबारी कथक भी कर रहे हैं, अच्छा। और हम राजा महाराजाओं की भी कहानियां सुना रहे हैं। तो हम्म, आप ये सोचिए देवी देवता क्या हुए हमारे वैदिक काल, बिल्कुल। हाँ जी। है ना। जी जी। वो कहानियां हम सुना रहे हैं, सीता स्वयंवर बता दिया, मरीच वध बता दिया, ये सारी कहानियां क्या हुई वैदिक काल की, ये जो हम आज भी नाचते हैं। आज भी करते हैं। हाँ। ओके। जब ये सब खत्म, इसके बाद जब जैसे इन्वेजन हुआ ना, मुगल्स का इन्वेजन हुआ, तो उन्होंने उनका मिजाज ही अलग होता था। वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग तो थे नहीं। हाँ बिल्कुल। तो उनका तो था ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, बिल्कुल। तो वो अपने साथ नृत्यकियों को अपने महल में रखते थे, म्यूजिशियंस को, डांसर्स को महल में रहो। तो उनका चेंज हो गया तरीका पूरा प्रेजेंटेशन का भी। अब जब ये सब हुआ ना मुगल वाला एरिया, तो एक तो एंटरटेनमेंट उनका बेसिक चीज हो गई, दूसरा उनका ये था मार काट करके आए हैं, हमारे मन को रिलीफ चाहिए, तो उनको वो भी देखना था। अब देवी देवता की स्टोरी अगर देखते तो वो और इरिटेट होते थे कि ये तो भाई हम तो इसी को खत्म कर रहे हैं, आप हमें ये कैसे दिखा सकते हैं। करेक्ट। तो वो पूरा वहां पे पैटर्न चेंज हुआ अंडर प्रेशर, या हाँ, उस समय की अंडर प्रेशर, रिक्वायरमेंट या है, यू कैन से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वहां पे ये थ्योरी आई और लोगों ने अपनी रचनाओं को चेंज किया, अपनी सोच को चेंज किया, अपने प्रेजेंटेशन को चेंज कर दिया, सब चेंज हो गया था। देन ये अंग्रेज आ गए, दे नेवर कंसिडर्ड डांसर्स एज अ वेरी गुड कम्युनिटी। उनकी नज़र में डांसर्स शूद्र के बराबर होते थे, एंड दे टर्म्ड अस एज अ वेरी बैड नेम। लेकिन जब वो गए ना, तो उसके बाद जो डांसर्स की सोच निकल कर आई वो ये आई कि वी कैन सर्वाइव, हम हर चीज़ में सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट आवर क्रिएटिविटी, लेकिन अपने रूट्स को इंटैक्ट करते हुए। तो ये टैबू वैबू जो आया था सारा, ये जैसे जैसे इन्वेजन होता गया अलग अलग कम्युनिटीज का, तो उस वजह से ये सारी चीजें सोच बदलती, सोच में करप्शन धीरे धीरे आता चला गया। राइट। अदरवाइज मैंने अभी आपको कहा ईश्वरी प्रसाद जी, वो तो मेल थे ना, मेल डांसर थे, वो नाचते थे, उनके साथ उनके घर में उनकी बेटियां थी, बहनें थी, सब नाचते थे। क्या टैबू था उसमें? कोई टैबू नहीं था जी। तो ये जस्ट कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोगों की सोच बदलती गई, और जब देश इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंट सोच के साथ लोग आगे बढ़े। तो आज आप जब देखते हो तो मतलब मॉडर्न डांस में और पुराने जो हमारे बाकी और भी डांस फॉर्म्स हैं उसमें कितना फ़र्क है, और क्या सही है मॉडर्न डांस फॉर्म्स को अपनाना या पुरानी रूट्स को छोड़ देना या पुराने को अपनाना? आपका क्या थॉट है? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए आगे जाके जनरेशन्स को, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सरवाइव करना चाहिए इस चीज़ को लेकर? क्योंकि अब तो हम इंडिपेंडेंट है ना, सबके पास अपनी सोच है, कोई किसी को रोक नहीं रहा। हम अपने पुराने डांस फॉर्म्स को भी रिवाइव कर सकते हैं, हम लोग नए के साथ भी जा सकते हैं। तो बीइंग इन दिस सिचुएशन टुडे व्हाट शुड पीपल डू? देखिए, व्हाट डू यू थिंक? मेरा मानना यह है कि अगर हम नया करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, वी शुड ऑलवेज बी क्रिएटिव। एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी अ क्रिएटिव पर्सन। आप बिना क्रिएट करे कॉपी कब तक करते रहेंगे आप? पर वो क्रिएटिविटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब कथक की हम बात करें तो कथक इतना इवॉल्व हो चुका है कि ये सिर्फ देवी देवताओं या दरबार में तो नहीं रह गया, हम इसमें अपने भाव को भी तो दिखाते हैं। आप अपने मन के भाव को कथक से दिखाइए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी स्टोरीज को कथक से दिखाइए। बच्चों को सिखाओ कि बेटा जो तुम दिन में कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये कथक के थ्रू दिखाओ या नाच के थ्रू दिखाओ, तो ये तुम कैसे दिखाओगे? ये पॉजिटिव क्रिएटिविटी है। लेकिन आज तो मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इंस्टाग्राम कच्चा बादाम जैसे वो डांस फॉर्म्स से भरा हुआ है। आप देखिए तो वो क्योंकि एक एवोल्यूशन है अगेन, बट लेकिन वो पॉजिटिव एवोल्यूशन नहीं कह रहे हूँ मैं उसको,
वो कुछ नया नहीं बन रहा है। क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा अगेन इसके ऊपर क्रिटिक भी करते हैं। कई लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो क्या प्रॉब्लम है? सी मैं यही हमेशा सबको बोलती हूँ कि आपका फ्रीडम वहाँ एंड हो जाता है जहाँ से दूसरे के फ्रीडम की बाउंड्री शुरू होती है। यू कैन नॉट ओवर स्टेप इन अदर्स बाउंड्री। अगर आप उसके में जा रहे देन यू ट्रेसपासिंग, यू कैन नॉट डू दैट। सिर्फ आप वो अपने नहीं कर फ्रीडम के सकते। नाम से आप दूसरे को हर्ट कर रहे Exactly, हो या that's उसके not fair. सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर रहे हो। हाँ, तो अगर आपको कथक में इवॉल्व होना है, डांस में इवॉल्व होना है, तो नया सोचो। अपने गुरुओं से, अपनी गुरु बहनों से, गुरु भाइयों से बात करो। जब बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे सोच, आइडियाज आते हैं ना, तब जाके एक बहुत अच्छी चीज़ बन पाती है। करेक्ट। तो मैं खुद भी ये कोशिश करती हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन्हें मई में एक टास्क दिया हुआ था कि जुलाई की फर्स्ट वीक में मैं आप सबसे एक छोटा सा परफॉर्मेंस 10 मिनट का देखूंगी। किसके लिए पे? आपको अपनी दिनचर्या में से कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट निकालना है। ओके। उसको सोचो कि वो करने से पहले तुम्हारे मन में क्या ख्याल था, करते समय क्या ख्याल था, और उसको करने के बाद क्या ख्याल था। वो तीनों थॉट्स को आप कथक के थ्रू मुझे दिखाओ। तुम लोगों ने इतनी बंदिशें सीखी हुई हैं, उन बंदिशों को यूज करो। अपने भाव को, अपने हाथों को उन बंदिशों पे चलाओ, लेकिन अपने मन को दिखाने के लिए। तो इस तरीके की चीजें अगर हम बच्चों को कराएंगे तो हमारा पॉजिटिव क्रिएटिविटी आगे कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज जैसे आपने कहा, ये कच्चा बादाम और ये बादाम, यही चलता रहेगा। करेक्ट। मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं, अब एक क्यूरियोसिटी बनती है कि ठीक है, अगर हमें कुछ करना भी है पॉजिटिव तो हम कहाँ जाएं? मतलब स्कूल्स की एजुकेशन तो ऐसी हो गई है कि भाई सिर्फ पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो। म्यूजिक क्लास भी नाम के लिए होती है, हॉबी क्लासेस होती हैं, छोटी मोटी नाम के लिए होती है। बट अब कैसे सीखें? अगर किसी को जेन्युइनली सीखना है, आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, तो उनके लिए क्या रास्ते हैं? देखिए, लेडीज बैठी हैं घर में, बहुत आसान रास्ता है। जो लेडीज भी हैं या जेंट्स भी हैं, बॉयज हैं और बच्चे भी हैं, कोई भी सीख सकता है। ऐसे तो डांस है ये, कोई भी कहाँ से सीखेगा? वही मैं बताती हूँ। डांस के लिए आप सबसे पहली बात अपने मन को एक कोरे कागज की तरह रखो। सबसे पहला स्टेप है ये। अगर आप मन में ये सोचेंगे कि मैं 40 साल की हूँ या मैं 40 साल का हूँ, मेरे को कैसे आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मन को कोरा कागज रखो। उसके बाद किसी भी टीचर के पास जाओ जो डांस सिखाते हैं। लेकिन उनके बारे में कैसे, कहाँ से पता चलेगा? जैसे आप तो किसी घराने से जुड़ी हैं, तो आप कैसे जुड़ी, या कोई किस घराने से कहाँ से जुड़ेगा? आजकल तो गूगल है। आप जैसे मान लीजिए, मैं बिल्कुल नई हूँ कथक के लिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सकलबन गाना देखा और उसमें पीछे जो बैकग्राउंड में डांसर्स थे, उन्हें देख के मुझे लगा कि मुझे ये करना है। तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या करूँगी, मैं सोचूंगी कि इस गाने की कोरियोग्राफी किसने करी थी। मैंने डाला गूगल पे, उनका नाम निकल के आया, विजयश्री चौधरी। उनका मैंने बैकग्राउंड पढ़ा कि क्या, अब उनको देख के, पढ़ के ना, मेरे मन में ख्याल है काश मैं इनसे ही सीख लूं, कितना अच्छा किया है ना। बिल्कुल। फिर मैं उनकी लोकेशन देखूंगी, अरे यार ये तो मुंबई में, ये तो यहाँ नहीं है, नोएडा में। तो पर फिर मैं थॉट आएगा यार नोएडा में देखती हूँ। देन आई विल गूगल कथक क्लासेस इन नोएडा, सारे नाम निकल कर आ जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स के नाम निकल कर आएंगे। आप उसमें चेक करिए कि कौन सा रेलेवेंट है। अब रेलेवेंट मैं इसलिए पर्टिकुलरली बोल रही हूँ, जैसे मैंने शुरू में बोला था, 3 साल सीखा, बच्चों को सिखाने चले गए, ऐसे से मत सीखो। कम से कम ये देखो कि या तो वो घरानेदार हों, है ना, या फिर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट तो हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई हो। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट तो हो कम से कम, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन म्यूजिक में करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है बहुत। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है, या तो घरानेदार हो कोई, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से ऐसे जुड़िए, जैसे कथक केंद्र है हमारा, श्री राम भारतीय कला केंद्र है। तो इनमें बहुत मंझे हुए गुरु हैं, बैठे हुए हैं, सिखाते हैं वहाँ पे, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती हैं वहाँ पे। बट वहाँ की अपनी टाइमलाइंस अलग होती हैं।
हर कोई सुबह 7 बजे या 8 बजे वहाँ नहीं पहुँच सकता। करेक्ट। प्लस वो दिल्ली में है। हम्म। नोएडा वाला दिल्ली जल्दी नहीं जाना चाहेगा, जी। है ना। तो आप नोएडा में देखिए, नोएडा में भी उन गुरुओं की क्लासेस होती हैं या उनके शिष्यों की क्लासेस ढूंढिए आप, क्योंकि जो गुरु से सीखा वही शिष्य भी आपको सिखाएंगे। और शुरू के कुछ साल, मैं कह सकती हूँ 7 या 8 साल, आप अगर उनके शिष्य से भी सीखेंगे तो भी चलेगा। वो बहुत सेम ही चीज़ सिखाएंगे। गुरु के सामने जाने से पहले आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी। ऑलराइट। तो सिंपल है, गूगल करिए, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट्स में कौन सिखा रहा है उनके बारे में जानकारी लीजिए कि वो कौन है, कहाँ से सीखा, किससे सीखा और कितने समय तक सीखा हुआ है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। मुझे बोलना नहीं चाहिए क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि हमारे गुरुओं की कोई क्वालिफ़िकेशन हमने कभी नहीं देखी। वो तो घरानेदार लोग हैं तो नहीं पूछ सकते जी। लेकिन जो घराने से नहीं है उनकी क्वालिफ़िकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो इसको करियर मूव की तरह कैसे देखा जाए? देखिए, इसके करियर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो ये आपने सीखा है तो आप अपने टीचर से, गुरु से एसोसिएटेड रहिए, तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ स्टेज परफॉर्मेंसेस की देते हैं। ओके। एक तो ये हुआ। दूसरा, यू कैन बी एन एजुकेटर। हर जो व्यक्ति सीख रहा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेज पे जाके नाचे। जो स्टेज पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उसमें क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं? हाँ, जो अगर आप बड़े गुरुओं के थ्रू जाएंगे या बड़ी जो एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कथक केंद्र हुआ हमारा, इनके थ्रू अगर आप गए हैं तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं और एक डिसेंट लिविंग हो जाती है। आई विल नॉट से अ डिसेंट लिविंग, बट येस देयर इज अ मॉनेटरी बेनिफिट। आई विल नॉट कमेंट कि डिसेंट है या नहीं है, बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, क्योंकि मैंने कथक केंद्र से कभी तालीम नहीं ली। ओके। मैं आज तक मैंने वहाँ पैर भी नहीं रखा है। अच्छा। लेकिन जो बाकी लोगों को मैं देखती हूँ तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मॉनेटरी वाइज कितनी मिलती है उसका मुझे बहुत लीस्ट आइडिया है, बट सिर्फ वहाँ अपॉर्चुनिटीज से तो काम नहीं चलता है, वो लोग सिखाते भी हैं। तो एज अ करियर इसको अगर हम देखें तो आप ऑन स्टेज डांसर बन सकते हैं, आप एजुकेटर बन सकते हैं, आप स्कूल में भी जॉब कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर ओन डांस स्कूल। आपके अंदर अगर इतना है कैलिबर कि आप मुंबई जाके अपना स्टार्ट कर सकें तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप क्लासिकल से थोड़ा सा हटके करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट कोरियोग्राफिंग थिंग्स, सेमी क्लासिकल कर सकते हैं। प्लस एक एजुकेशन वाइज दें तो इसका एग्ज़ाम होता है ना नेट का, तो वो क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ओके। विच इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप करने निकलेंगे ना तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप फॉर दिस। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स ही करती हैं जी, सबके लिए दिस ऑप्शन इज ओपन फॉर एवरीबडी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि फीमेल्स ज़्यादा बेटर डांस कर पाती हैं। हालांकि ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता, बट फिर भी मेल्स, एक क्लासिकल जो इंडियन डांस फॉर्म्स है उसमें मेल्स की भागीदारी काफ़ी कम है। जितना भी हम देखते हैं गुरु लेवल पे तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन इन जनरल अगर किसी को बोलो कि किसी भी लड़के को आप 12-13 साल के बोलो कि चलो बेटा कल से कथक शुरू कर दो, तो बड़ा ही एक नॉर्मल सोच से अलग बात है। वो थोड़ा सा लोग मजाक भी उड़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे देखिए फिर इसमें रिस्ट्रिक्शंस वही पॉइंट आ रहा है ना इसमें कि इवोल्यूशन जो हुआ जी है ना, तो वहाँ से लोगों की सोच अलग अलग होती गई। पर अगर हम अपने क्लासिकल की ही बात कर रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए, अभी आपने कहा गुरु लोगों को छोड़ दें, वो गुरु लोग भी तो कभी बच्चे थे। करेक्ट है ना, उनके भी तो माता और पिता थे दोनों, तो उन्होंने भी तो बचपन में ही लड़का होकर डांस करना सीखा। लेकिन वो तो फिर भी उनके माता पिता भी इसी इंडस्ट्री से कह लें या इस घराने से थे, तभी वो कर पाए। अगर आज हम किसी भी रैंडम किसी भी एक बच्चे को उठाएं,
जिसके माँ बाप का, दादा दादी, चाचा चाची का म्यूजिक से कोई रिलेशन नहीं है, उनकी सोच कैसे बदलेगी फिर? या वो अगर चाहता है कि मुझे आगे जाना है, तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी। देखिए, आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, उनका एक तो ये भी सोच हो गई है कि ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये आपकी लाइफ, ये ब्रेड एंड बटर आपकी लाइफ का नहीं बन सकता। तो जो ऐसा सोचते हैं, मैं ये कहूँगी ठीक है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं, बट अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। नोएडा के डीएम थे सुहास एलवाई। ओके। तो वो डीएम भी थे एंड ही इज अ पैरा ओलंपिक कंटेस्टेंट आल्सो, बैडमिंटन खेलते हैं। आई रिमेम्बर, यस। तो ही डिड बोथ द थिंग्स ना, दोनों चीजें की उन्होंने जी। ऐसे ही कथक में भी हैं शोभना नारायण जी, आईएफएस हैं, आईएफएस थी वो, है ना, और साथ में कथक भी करती थी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एकेडमिक वाइज एक पर्टिकुलर जॉब में भी फील्ड में जाए, तो उसको वो करने दो, लेकिन उसको हॉबी के तौर पे ही ये पैशन उसका फॉलो करने दो। क्योंकि अगर वो सिर्फ जॉब 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 करता रहेगा ना, उसका मेंटल पीस खत्म हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाता है। मेंटल पीस के लिए फिर कुछ और हॉबी ढूंढते हैं लोग। और ये चीज़ आजकल लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि सिर्फ जॉब करवाना काफ़ी नहीं है। जॉब इंसान तभी कर सकता है जब उसका दिमाग शांत होगा। आई थिंक इसीलिए धीरे धीरे डिप्रेशन के केसेस, डिवोर्स केसेस या लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या डांस से आपको लगता है ये सब इसमें क्योर हो जाएगा? बिल्कुल या क्योर हो क्योर जाएगा। नहीं तो एटलीस्ट बेनिफिट मिलेगा? नहीं, आप यकीन मानिए, एकदम आप जब डांस करना शुरू और जब करेंगे मैं डांस ना, बोलता हूँ तो मतलब मैं रेफर कर रहा हूँ क्लासिकल डांस को, हाँ, ना कि वेस्टर्न या नहीं, बाकी मैं क्लासिकल डांस की बात कर रही हूँ। जब आप सिर्फ पैर चलाना भी शुरू करेंगे ना, द मोमेंट यू विल स्टार्ट, बाकी सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। ये क्लासिकल डांस की बात है। जो लोग बारात में भी नाचते हैं, तो आपने देखा होगा कपल्स होते हैं, जेंट्स नाच रहे हैं, लेडीज बच्चे को लेकर खड़ी हुई हैं बारात में, तो वो जो नाचते समय क्या वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है या मेरी बीवी कहाँ खड़ी होगी? क्यों? क्योंकि डांस करते समय उन्हें इतना अच्छा महसूस हो रहा होता है कि दुनिया की सारी परेशानियों से दूर होते हैं। वहाँ तो आधे लोग दूसरे ही माहौल में होते हैं, तो इसलिए हाँ, तो वो माहौल भी जो बन रहा होता है ना, उसका कारण भी यही है कि वो खुलकर अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं। करेक्ट। और उसका कारण क्या है कि हमारी सोसाइटी ने एक बाउंड्री ये बना दी है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि नहीं, आदमी है तो ये नाच नहीं कर सकता, ये क्लासिकल डांस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। आप हमारे किसी भी मेल डांसर को देखिए, वो जब नॉर्मल बात कर रहे हैं तो हमारे और आपकी तरह ही बात करते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं ना ये चीज़ कि अरे इसकी तो आदतें फीमेल्स जैसी हो जाएंगी, हाथ फेंक के बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा। बिल्कुल। आई हैव हर्ड दीज थिंग्स अ लॉट इन माय स्कूल टाइम्स। पर मैंने जो अपने टीचर्स देखे, कोई भी ऐसा नहीं है। सो इट इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट, लेट देम डू इट। एक बार करने तो दो। जब तक आप करने नहीं दोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो डर ही है ना, जो आगे लेके नहीं जाने देता उसको। तो उन्हें लगता है कि एक बार चला गया, पता चला नहीं, ऐसा नहीं होता है। या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। डांस को हम कभी भी किसी पर्सन की इंडिविजुअलिटी जो है उससे एसोसिएट नहीं कर सकते कि वो जो एज अ पर्सन वो है, लेकिन वो जब नाच रहा है तो वो अपने मन को खुश कर रहा है। उसको वो करने देना चाहिए। ये सोच हमें एज अ सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी। इसको हम किसी को ज़बरदस्ती पुश करके नहीं करा सकते। ये हमें खुद महसूस करना होगा कि क्या हमारे आने वाले जो जनरेशन है, हमारे बच्चे जो हैं आज, वो हमारी ही तरह पिसते रहें या वो जिए, जिंदगी को जिए। तो एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड तो यूज़ करना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत बहुत मज़ा आया। और आई थिंक इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें तो बहुत ही रेयर होता है कि मिले। थैंक यू सो मच प्रेरणा जी फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ऑलराइट।